हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है एसएससी जीडी परीक्षा 2025। दोस्तों आज मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है। यकीनन दोस्तों आप सबको पता होगा कि इस बार का आपके एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से होने वाला है। तो दोस्तों आइए 2024 के पूछे गए क्वेश्चन आइए डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन की सीमित करने के सबसे सामान्य तरीका कुछ को जो कि निर्देशित करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसके उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आपके मौलिक अधिकार आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, आपके ये जो क्वेश्चन है ना, आपके एसएससी जीडी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके से जब क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में जब आता है ना, तो अक्सर हम गलत करके आते हैं। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, अगर मैं मौलिक अधिकार की बात करूँ दोस्तों, तो आपके भाग जो कि 3 में दिया गया है। अगर मैं बात करूँ कि 12 से लेकर 35 आपके आर्टिकल के बीच में मौलिक अधिकार को कहा गया है। दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ना, उसमें से ये कहा गया कि किसी भी सभी समान नागरिक के रूप में जिसका उल्लंघन करने की अनुमति सरकार को नहीं दी जाएगी। बेसिकली आपके एग्जाम में आर्टिकल 13 दिया गया है और 13 में कहा गया है कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार के ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिसके कारण से मौलिक अधिकार का भंग हो सके। बेसिकली आपको आर्टिकल 13 में कहा गया है दोस्तों, जो भाग आपके थर्ड मौलिक अधिकार में कहा गया है। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसा लगा? मैं दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी ओरिएंटेड ला रहा हूं दोस्तों, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाना दोस्तों, यकीनन आपसे ज़रूर बनेगा दोस्तों। केवल और केवल आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि मौलिक कर्तव्य की मैं बात करूं, आपके भाग भाग आपके 4A के बारे में कहा गया दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि मौलिक कर्तव्य कितने आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 51A में आपके मौलिक कर्तव्य को कहा गया है दोस्तों। अगर मैं बात करूं मौलिक कर्तव्य आपके किस देश के संविधान से लाया गया है, तो आपके रूस के संविधान से लाया गया है दोस्तों। ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं कि मौलिक अधिकार दोस्तों, ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी को मूल मूल अधिकार भी पूछा जाए तो ये भी हमें कहाँ से लाया गया, तो अमेरिका के संविधान से लाया गया। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो बेसिकली 1931 में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों। अगर मैं बात करूं 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था, जिसमें से महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। अगर मैं बात करूं कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और दोस्तों वहीं 1931 में आपके गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि 1911 में क्या हुआ था, तो दिल्ली को दोस्तों लाके जो कि कलकत्ता से आपके नई दिल्ली जो कि लाया गया था दोस्तों, आपको याद रखना है 1911 में। दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है और जिस तरीके से आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, मैं हर एक क्वेश्चन लाता हूं दोस्तों, यकीनन आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि का मूल्यह्रास कहा जाता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि मूल्यह्रास में अप्रत्याशी या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आपके इस दोनों आपके करेक्ट आंसर आ जाएगा। और दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में स्टेटमेंट से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों मेरा काम है, अगर मैं आपके लिए एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, तो मेरा काम है दोस्तों, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को ओरिएंटेड और वही क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए लाता हूँ, ताकि दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। और उनसे संबंधित भी दोस्तों जहाँ तक हो सके मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ दोस्तों, ताकि आपको क्या होगा ना, एक रिदम बनता चला जाएगा कि हाँ अगर मान लीजिए मौलिक अधिकार आया या फिर मूल्यह्रास आया या जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता, उनसे संबंधित 1 2 3 क्वेश्चन अपने आप भी रिलेट करके पढ़ना दोस्तों। साथ ही अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं,
आपके एग्जाम में किस तरह से देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है कि मैसूर मैसूर दशहरा भारत के राज्य में एक भव्य उत्सव है जो शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है, बेसिकली कर्नाटका। दोस्तों आपके जो एसएससी जीडी है ना दोस्तों, उसमें आपके हमेशा एगो फेस्टिवल से, शास्त्रीय नृत्य से, लोक नृत्य से, वाद्य यंत्र से, ये 4 पॉइंट और 4 टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कर्नाटका से संबंधित आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं फेस्टिवल दोस्तों, तो हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से तेलंगाना, उड़ीसा से, केरल का अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो विशु फेस्टिवल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं बात करूं कर्नाटक से संबंधित आपके नृत्य की मैं बात करूं, तो कैल्पोद आ जाएगा, यक्षगान आ जाएगा, आपके कृष्ण पारिजात आ जाएगा, वेल्लाट आ जाएगा। तो दोस्तों आपको नृत्य और उनके फेस्टिवल आपको याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों केरल से आपके ओणम जो फेस्टिवल है, ठीक है, ओणम जो फेस्टिवल है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपको याद रखना कि जो ओणम फेस्टिवल है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो बेसिकली केरल में मनाया जाता है और आपको याद रखना है। साथ ही अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। दोस्तों केरल में सबसे ज़्यादा आपका मेल साक्षरता दर है। दोस्तों 2011 सेंसस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीनन दोस्तों अगर आपने सेंसस नहीं पढ़ के जा रहे हैं दोस्तों, आप अपने आप से 1 या 2 नंबर अपने आप से गंवा रहे हैं दोस्तों। अब सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, 4 फरवरी से एग्जाम है, अभी भी आपके पास समय है। सेंसस एक टॉपिक है, बढ़िया से पढ़ लीजिए दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल में, मेल जो कि दोस्तों वहाँ भी साक्षरता दर ज़्यादा केरल में। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा ओवरऑल केरल में आ जाएगा। अगर सबसे कम की मैं बात करूं बिहार में, और आपकी यूटी में दोस्तों सबसे ज़्यादा आ जाएगा साक्षरता के अनुसार में। अगर दोस्तों मैं बात करूं ओवरऑल तो 74.04%, ये भी याद रखना है कि भारत में साक्षरता दर ओवरऑल कितना परसेंट है, 74.04% आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा कि भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2, मतलब 2 ऐसा देश है जिसे हमारे समुद्री साझा सॉरी क्या बोल रहा है कि भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, तो 2 देश के साथ जो कि समुद्री सीमा साझा करता है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा अगर किस राज्य हमारे टच है, तो आपके वेस्ट बंगाल जो कि आपको याद रखना दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं कि सबसे कम अगर दूसरे देश के साथ सीमा, तो आपके दोस्तों अफगानिस्तान आ जाएगा। अफगानिस्तान आपके 106 किलोमीटर दोस्तों आपको याद रखना आपके एग्जाम के लिए हमेशा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, और सबसे कम की मैं बात करूं दोस्तों तो अफगानिस्तान आपके आ जाएगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायता थी। तो बेसिकली अनाज अनाज के कारण से दोस्तों हमारे आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। अगर मैं बात करूं हरित क्रांति हो या आपके जितने भी आपके फेस्टिवल फेस्टिवल कहते हैं, जितने भी हरित क्रांति हो, नीली क्रांति हो, पीली क्रांति हो, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों अंडा क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो बेसिकली इंदिरा गांधी को अंडा क्रांति के जनक कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति के लिए डाक टिकट कब जारी किया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना दोस्तों, हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में रहा है, पूछा गया है। यकीनन ना हो दोस्तों, आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला ही रहा हूँ दोस्तों। हर एक क्लास के बाद दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस भी हो जाएगा। साथ ही दोस्तों अपने आप को भी एक एनालिसिस करने का अवसर भी आप जरूर दीजिए दोस्तों। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई से मापा जाता है, बेसिकली डेसिबल। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि डेसिबल के कारण से ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों ध्वनि से संबंधित आपके एसएससी जीडी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बात करूं ठोस में सबसे ज़्यादा अगर किसी ध्वनि अगर मैं बात करूं तो आपके एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रभावित होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों द्रव में,
तो द्रव में दोस्तों आपके समुद्री जल में सबसे ज़्यादा आपके ध्वनि प्रभावित होते हैं। अगर दोस्तों मैं गैस की मैं बात करूँ तो गैस में सबसे ज़्यादा आपका हाइड्रोजन में जो कि ध्वनि प्रभावित होता है। दोस्तों आपको याद रखना, दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ इन सब का अगर आपको डाटा नहीं पता है दोस्तों, तो मैं डाटा भी आपको बोल दूंगा आने वाले क्लासों में। दोस्तों यकीनन आप हमारे साथ केवल जुड़े रहिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए हर एक क्वेश्चन ओरिएंटेड रहेगा दोस्तों। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ दोस्तों, तो आपके कितना आ जाएगा, 8420 आ जाएगा, ठीक है, 8420 जो कि ध्वनि प्रभावित होता है दोस्तों। साथ ही समुद्री जल जो कि 1531 के करीब होता है। अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूँ तो 1284 के करीब होता है। तो दोस्तों आपके ध्वनि से संबंधित आपके एसएससी जीडी में इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 के बराबर पर हो तो खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए कितने अंक की बढ़त को प्रयास करना चाहिए? तो 2 अंक जो कि आपको बढ़त के लिए प्रयास करना चाहिए दोस्तों। आपके एग्जाम में हमेशा जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित खिलाड़ी है आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ बेसबॉल से संबंधित तो 9 खिलाड़ी, अगर मैं बात करूँ बास्केटबॉल से संबंधित 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल से संबंधित दोस्तों तो आपके 6 खिलाड़ी। आपको ये याद रखना दोस्तों, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है, हमेशा लोग गलत करके आ जाता है। बेसबॉल 9 की जगह 5 मार देता है, बास्केटबॉल जहाँ 5 की जगह 9 आता है, तो आपको याद रखना बास्केटबॉल आपके 5 आ जाएगा, बेसबॉल आपके 9 और वॉलीबॉल आपके 6 आ जाएगा। उसी तरह दोस्तों आपके रग्बी के पूछा जाता है कि रग्बी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो बेसिकली आपके 15 खिलाड़ी खेलते हैं रग्बी में। इसी तरह से दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछे जाने की अति संभावना भी है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि लिएंडर पेस एक संबंध है आपके लॉन टेनिस से संबंधित लिएंडर पेस जो कि आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आपके एसएससी जीडी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि डैश बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवन नृत्य शैली है, इसका प्रदर्शन मृदंग के थाप में शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और कार्यात्मक क्या बोलता है काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा स्वांग, कि स्वांग जो है ना बुंदेलखंड क्षेत्र के एक जीवंत नृत्य शैली है जिसका प्रदर्शन नृत्यांग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। और आपको याद रखना दोस्तों, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हम पढ़ के जाते हैं बट हमें वहाँ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख के जाओ, ताकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी हमें आता है जो नहीं आता, लेकिन हमें उसको देख के जाना दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सके दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक हो सके। अगला क्वेश्चन है उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सारंगी जो कि आपके उस्ताद बिंदा खान से संबंधित है। हमेशा आपके एग्जाम में शहनाई वादक से संबंधित पूछा जाता है। शहनाई वादक से बिस्मिल्लाह खां दोस्तों आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिस्मिल्लाह खां कई बार का क्वेश्चन पूछा गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों बिस्मिल्लाह खां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसे भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और बड़े नाम है दोस्तों शहनाई के, है ना, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तबला से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपके तबला से। और आपको याद रखना तबला से संबंधित आपके जाकिर हुसैन का वर्तमान में निधन हुआ है, जिससे संबंधित आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा और पूछेगा दोस्तों, मैं गारंटी कह रहा हूँ ना, आपके एग्जाम में पूछेगा जाकिर हुसैन से। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तबला से अल्लाह रखा खान आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, अल्लाह रखा खान आ जाएगा, जाकिर हुसैन आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो गुदई महाराज भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, कि गुदई महाराज, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, ये सारा का सारा आपके बहुत इंपॉर्टेंट तबला वादक के प्रसिद्ध कलाकार जो आपके एग्जाम में पूछा गया था और पूछे जाने की अधिक संभावना है। उस्ताद बिंदा खान तो बेसिकली सारंगी से। शहनाई से मैंने आपको कहा 2001 में आपकी बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आइए कुछ जानते हैं कि भारत रत्न से सम्मानित आपके कलाकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ MS जो सुब्बुलक्ष्मी है उनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 2001 में नहीं दोस्तों, आपको इसको 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था MS सुब्बुलक्ष्मी को, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ 2001 में आपके लता जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
अगर मैं बात करूं दोस्तों 1999 में आपके पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आपके जितने भी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले हमारे कलाकार हो या फिर हमारे वाद्य यंत्र से संबंधित हो, हमारे गायक क्षेत्र में शामिल हो, उनसे आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जाता है। एमएस सुब्बुलक्ष्मी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने यूनाइटेड नेशन में कब प्रदर्शित किया गया था, तो 1966 में उन्होंने प्रदर्शित किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना, इस तरीके से आपकी एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश के 5 आईआईटी स्थापित किया गया था। जो पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था ना 1951 से लेकर 56 के बीच में, उसमें से आपके 5 आईटीआई की स्थापित किया गया था। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन किसी को पता नहीं है दोस्त, केवल पता रहता है कि 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ये महालोबिस पे हैराडोमन मॉडल पे आधारित था। दोस्तों तीसरा पॉइंट याद रखता है कि इस जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है ना, इसमें से किस पर आधारित था, तो कृषि पे आधारित था। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं पता है कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में 5 आईआईटी की स्थापना किया गया था। यही तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में लेके डूब जाता है दोस्तों। तो आपको हर एक क्वेश्चन दोस्तों, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों, मैं आपके लिए लाऊंगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लाऊंगा दोस्तों, ताकि आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सके दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको बहुत बढ़िया क्लास लगा हो दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो आप मेरे मेहनत के लिए दोस्तों ज़रूर लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना दोस्तों, हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए दोस्तों। एक मॉक टेस्ट के माध्यम से मैं हर एक लगभग मॉक टेस्ट आपको करवा दूंगा दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आप सब बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, है ना। और इस बार एसएससी जीडी का एक आपके सीट अपने नाम कीजिए दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।